जय हिंद। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं, आज हम बात करेंगे सेरीकल्चर, एपीकल्चर और पीसीकल्चर के बारे में। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस, जो हमारा सेरीकल्चर होती है, सेरीकल्चर हम कहते किसे हैं? रेशम के उत्पादन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। किसे कहते हैं? रेशम के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अब देखिए, रेशम यानी कि सिल्क होता क्या है गाइस? सिल्क हमें ककून से प्राप्त करते हैं। देखिए, सिल्क यानी एक कीड़ा होता है, रेशम का कीट एक कीड़ा होता है, रेशम का कीट होता है, इसके द्वारा हमें सिल्क मिलता है। अब ये सिल्क कैसे मिलता है? वो रेशम का कीट कैसे बनाता है? तो शहतूत की जो पत्तियां होती हैं वो खाकर रेशम का कीट जो होता है वो रेशम बनाता है। ओके, जो रेशम का कीट होता है गाइस, इसकी जीवन आयु लगभग 3 से 4 दिन तक होती है। और रेशम कीट कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले क्या, जो रेशम का कीट होता है, देखिए रेशम के कीट की पहले अवस्थाएं देखिए। रेशम की का जो कीट होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है: लार्वा, प्यूपा, कोकून। लार्वा जो होता है वो रेशम के कीट की पहली अवस्था होती है। जो अब ये लार्वा लार्वा जो कीट है वो होता कैसे, बनता कैसे है? तो देखिए, जब रेशम का कीट होता है उसकी लार में क्या होता है? देखिए, रेशम का कीट जो होता है, लार्वा कैसे बनता है? लार्वा, आप मान लीजिए रेशम कीट का जो अंडा उसका जो बच्चा होता है वो उसे लार्वा हम बोलते हैं। लार्वा ये बनता कैसे है? देखिए, रेशम का कीट जो होता है उसकी लार में एक स्लेसरीन ग्लैंड होती है, ठीक है, उसी से क्या लार्वा होता है। और ये जो लार्वा होता है वो हमें सिल्क प्रदान नहीं कर पाता है। ये लार्वा जो होता है वो सिल्क नहीं बना पाता है। फिर इसकी सेकेंड अवस्था होती है प्यूपा। ये रेशम के कीट की यंग अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? यंग अवस्था होती है। ओके, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सिल्क बनने लगता है। फिर तीसरी अवस्था आती है कोकून। अब कोकून से हमें सिल्क प्राप्त होता है। कोकून से हमें सिल्क प्राप्त होता है। अब ये कोकून जो होता है वो बिल्कुल लास्ट अवस्था है, यानी आपने देखा होगा कोकून ही पर्याप्त लार निकालता है उसके सिल्क के लिए। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं बुढ़ापे पर उनकी लार ज्यादा निकलती है, मतलब वो 1-2 कटोरा भर देते हैं। उसी प्रकार जो कोकून होता है वो 2-3 सिल्क दे देता है, 2-3 सिल्क, ठीक है। तो वो 2-3 कटोरा, और एक कोकून क्या होता है, इसने एक सिल्क दे दिया, एक सिल्क दे दिया, उसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। अब लोग आए, उसने ये कोकून सिल्क उठा लिया, फिर ये जो कोकून है वो और सिल्क बना देता है, ऐसे ही चलता रहता है। ओके, अब देखिए रेशम के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं गाइस। रेशम के 4 प्रकार होते हैं: मालवरी, इरी, टमर और मूंगा। ये 4 प्रकार की सिल्क होती है। सिल्क का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। सिल्क का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। और जूट को हिंदी में हम बोलते हैं पटसन। क्या बोलते हैं? पटसन। जूट को हिंदी में हम कहते हैं पटसन। सबसे पहले जूट का उत्पादन इंडिया में होता था, लेकिन सर्वाधिक इसका उत्पादन कहाँ होता था? इंडिया में होता था। बट क्या हुआ कि जब बांग्लादेश और इंडिया का विभाजन हुआ तो जो जूट का उत्पादन होता था इसमें बहुत अधिक गिरावट आई, बहुत अधिक गिरावट आई। क्यों गिरावट आई? कारण क्या था? तो कारण था कि जब इंडिया और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था तो जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। अब देखिए, जो जूट की खेती, जूट हमें कैसे मिलता है? जो तना होता है, तना से हमें जूट मिलता है। जूट की खेती सबसे पहले बांग्लादेश, जब विभाजन नहीं हुआ था तब देखिए बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट की खेती होती थी। और जब इसका विभाजन हुआ तो जूट में गिरावट आई। क्यों आई? तो जूट की खेती कहाँ होती थी? बांग्लादेश। और जो जूट के कारखाने थे वो थे इंडिया में। वो कहाँ थे?
इंडिया में। जूट के कारखाने इंडिया में और खेती कहाँ, बांग्लादेश में होती थी, इसी वजह से जूट में। लेकिन अब क्या है, नंबर 1 पर कौन है, भारत। जूट की खेती के उत्पादन में नंबर 1 पर है भारत और नंबर 2 पे है बांग्लादेश। नंबर 2 पर बांग्लादेश। जूट की खेती उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर भारत और नंबर 2 पर बांग्लादेश। ओके, तो आपको मैंने रेशम का उत्पादन बताया। अब बात करते हैं एपीकल्चर के बारे में। गाइस, अब बात करते हैं मधुमक्खी उत्पादन। इसको हम कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी उत्पादन को हम एपीकल्चर कहते हैं। देखिए, मधुमक्खी आपने देखी होगी। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस मधुमक्खी के जो शहद होता है, शहद में क्या होता है, शहद में फ्रुक्टोज तथा सुक्रोज होते हैं। शहद में क्या होता है, फ्रुक्टोज तथा सुक्रोज होते हैं। और देखिए, मधुमक्खी की जो चाल होती है, इसकी जो चाल होती है वो होती है 16 मील पर घंटा। मधुमक्खी की जो चाल होती है वो होती है 16 मील पर घंटा। और इसका जो छत्ता होता है किसका बना होता है, मोम का बना होता है। इसका जो छत्ता होता है वो किसका बना होता है, मोम का बना होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी उत्पादन को हम एपीकल्चर कहते हैं। शहद इसमें होता है, शहद में क्या होता है, फ्रुक्टोज तथा सुक्रोज होता है। और मधुमक्खी की जो चाल होती है वो 16 मील पर घंटा होती है। छत्ता इसका किसका बना होता है, मोम का बना होता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी की फैमिली के बारे में। देखिए, इन्हें भी हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। फर्स्ट, पहली इसमें क्या, रानी होती है, रानी मधुमक्खी। और दूसरी नर मधुमक्खी होती है। तीसरी हम बोल सकते हैं श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक या कह सकते हैं नपुंसक मधुमक्खी को हम 3 वर्ग में बांटते हैं। रानी मधुमक्खी पहली होती है, रानी मधुमक्खी, दूसरी नर मधुमक्खी होती है और ये नपुंसक होती है। ओके, अब बात करते हैं, आपने रानी मधुमक्खी देखी, नर और इस श्रमिक मधुमक्खी यानी नपुंसक मधुमक्खी कैसे बनी। तो गाइस, क्या होता है, रानी मधुमक्खी में क्या होता है, एक एसिड होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। एक इसमें होता है, रानी मधुमक्खी में होता है। अब बात हम करते हैं नपुंसक मधुमक्खी कैसे बनी। तो रानी मधुमक्खी में क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब ये क्या होता है कि जब मधुमक्खी अंडा दे देती है, ओके, तो जब मधुमक्खी अंडा दे देती है तो रानी मधुमक्खी क्या करती है, तो रानी मधुमक्खी जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है वो जितने भी अंडे एक दिन में दिए हैं, यानी मधुमक्खियों ने जितने भी अंडे एक दिन में दिए हैं, तो रानी मधुमक्खी का काम होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड उन सभी अंडों पर डाल देती है। और ये कब तक डाल सकती है, 1 हफ्ते तक। इसे क्या होता है, 1 हफ्ते तक जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है वो सभी अंडों पर डालना है। ओके, अब देखिए, इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का असर मेल जो नर मधुमक्खी है इस पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और ये जो फीमेल मधुमक्खी है इस पर असर पड़ेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। जब इस पर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड पड़ता है तो वही मधुमक्खी नपुंसक मधुमक्खी कहलाती है। अगर गाइस ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है वो 1 हफ्ते तक इस पर जो अंडे होते हैं उन पर नहीं पड़े तो वही मधुमक्खी
फीमेल मधुमक्खी हो जाएगी। ओके, और आगे चलकर वही इस रानी का स्थान ले लेगी। इसीलिए इस ए क्या करती है, इसका मकसद होता है सभी अंडों पर अपना अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फैला, क्योंकि नहीं तो आगे उसकी सौतन आ जाएगी। ओके गाइस, तो इसका काम होता है कि जितने भी अंडे हों उन सभी पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पड़ जाए। ओके, अगर गाइस क्या होगा कि एक माना 50 अंडे हैं, 50 पर 49 अंडों पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पड़ गया और एक अंडा बचा, तो वही आगे फीमेल मधुमक्खी बन जाएगी, यानी रानी का स्थान ले लेगी। जब रानी 2 रानी हो जाएगी तो एक रानी क्या करेगी, देखिए पहले एक छत्ता था, इस पर रानी मधुमक्खी थी। अब जब दूसरी एक रानी मधुमक्खी आ गई तो वो अपना अलग घर बनाएगी, यानी अलग छत्ता बनाएगी। ठीक है, अब जब इसने अलग छत्ता बना लिया तो क्या होगा, इस छत्ते पर जो नर मधुमक्खी थी, यानी नर मधुमक्खी थी, वो कुछ इस दूसरे छत्ते पर चली जाएगी, जो नया नया छत्ता बना उस पर पहुंच जाएगी। क्या होगा कि अगर दूसरा छत्ता बना लिया तो इसकी जो नर मधुमक्खी थोड़ी बहुत है वो इस छत्ते पर पहुंच जाएगी। क्या होगा कि नई नई कली खिली है, हम उसके दीवाने। ओके, तो इस पर कुछ जो नर मधुमक्खी हैं वो नई मतलब जो रानी बनी है उस पर चली जाएंगी, तो ये होगा। अब गाइस क्या होता है, जो इसका उत्पादन लोग करते हैं तो वो क्या करते हैं कि मधुमक्खियों ने अंडा दिया। ओके, अब जब वो अंडा फूटने वाला होता है तो वो क्या करते हैं, रानी मधुमक्खी को पकड़कर डिब्बे में बंद कर देते हैं। जब रानी मधुमक्खी डिब्बे में बंद हो जाएगी तो उसको जो अंडे बने हैं उनको अल्फा कीटोग्लूटेरिक कौन देगा, और वही एक हफ्ते बाद बहुत सारी रानियां बन जाती हैं और अपनी अपनी अलग छत्ते बना लेती हैं, और इसी प्रकार हमारे शहद का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो रानी मधुमक्खी को अलग डब्बे में बंद कर देती। अब गाइस क्या हो कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई पत्थर लो, ठीक है, पत्थर वो आप श्रमिक मधुमक्खी के एक छत्ता को ये लगा है और वो पत्थर गाइस श्रमिक मधुमक्खी को लग जाए तो आपको लगभग 2-3 मधुमक्खी आपके पीछे दौड़ेंगी। ओके, अगर कहीं वो पत्थर नर मधुमक्खी के लग गया तो 10-15 मधुमक्खी माना आपके पास दौड़ेंगी। अगर कहीं धोखे से रानी मधुमक्खी के लग गया तो नर मधुमक्खी भी भागेंगी और श्रमिक मधुमक्खी भी भागेंगी। ओके, और आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई छत्ता है वो खाली पड़ा है तो वहाँ क्या होता है, वही बात कि कहीं रानी मधुमक्खी उनकी मर गई तो अब उनके पास कौन बचा है, पर कोई पत्थर जो है वो रानी मधुमक्खी के लग गया तो वो छत्ता सुनसान हो जाता है, यानी उनकी रानी मर जाती है। क्या होता है कि मैंने तेरे लिए घर छोड़ा तू मुझको छोड़ चली, तो वही यहाँ पे होता है कि अगर पत्थर रानी मधुमक्खी के लग गया तो नर और श्रमिक भाग जाते हैं, यानी वो छत्ता खाली रह जाता है। ओके, तो अब आइए बात करते हैं वर्किंग की, यानी इन सब का काम क्या होता है, मतलब कैसे तीनों मैंने 3 वर्ग में बांटे हैं, ये तीनों का वर्क क्या क्या होता है। तो देखिए, जो रानी मधुमक्खी होती है इसका उत्पादन क्या होता है, ये क्या सिर्फ अंडा उत्पादन करती है। ठीक है, और ये जो नर मधुमक्खी है ये क्या करती है, नर मधुमक्खी ये रानी मधुमक्खी के साथ रहती है। रानी मधुमक्खी के साथ रहती है। और श्रमिक नपुंसक यानी जो नपुंसक मधुमक्खी है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है शहद निर्माण और छत्ता निर्माण, इसका एक काम होता है। यानी ये जो रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी ये मौज में रहते हैं, वर्क किसका होता है सबसे ज्यादा, श्रमिक मधुमक्खी का होता है, ये तो आराम से बैठे रहते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा शहद में क्या होता है, मैंने आपको भी बताया फ्रुक्टोज तथा सुक्रोज होता है, और गन्ना चीनी एंड चुकंदर इसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है। फ्रुक्टोज में 1.7 गुना सुक्रोज होता है। ओके, और एक पदार्थ होता है सैकेरिन में 500 गुना सुक्रोज होता है। बट ये जो है ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है, यानी फ्रुक्टोज में 1.7 गुना सुक्रोज होता है, ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। ठीक है,
तो अब अपने नेक्स्ट मतलब कंटिन्यू बात आगे बढ़ाते हैं। तो कहाँ पर बात करते थे? मधुमक्खी के बारे में। तो क्या है मधुमक्खी? अब क्वेश्चन उठता है कि मधुमक्खी दिशा कैसे पता करती है? तो ये कोई दूसरी मधुमक्खी होती है, वो दिशा कैसे प्राप्त करती है? यानी दिशा ये नृत्य दिखाकर करती है। यानी मधुमक्खी दिशा कैसे पता करती हैं? नृत्य दिखाकर दिशा प्राप्त करती हैं। ओके, और सॉरी दिशा नहीं गाइस, इसकी भाषा, मधुमक्खियों की भाषा कैसी है? भाषा ये नृत्य दिखाकर बताती हैं मधुमक्खियों को। ओके, और इस भाषा की इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1973 में सर वान फिश ने की। इसकी खोज 1973 में सर वान फिश ने की, मधुमक्खियों की भाषा की। ओके, अब देखिए क्या होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, इसके छत्ते से क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, मधुमक्खी के छत्ते से क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। अब ये मधुमक्खी जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को देख सकती हैं आसानी से। अब क्या होता है, ये दिशा कैसे प्राप्त करती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे देखकर ये क्या करती हैं? दिशा ज्ञात करती हैं, अपने छत्ते की दिशा पता करती हैं। अब क्या होता है कि हमारे घरों में जो टेलीविजन होते हैं और ये मोबाइल टावर होते हैं, इन रेडियो वेरिएशन की वजह से क्या होता है, इनमें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं और मधुमक्खी को समझ आता है कि हमारी छत्ते से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकल रही हैं और ये उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, जिसकी वजह से वो दिशा भटक जाती हैं। ओके, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से मधुमक्खियां दिशा भटक जाती हैं, क्योंकि हमारे जो टेलीविजन होते हैं, मोबाइल फोन और जो टावर्स होते हैं, उनमें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं और मधुमक्खी उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। अब आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर बढ़ाते हुए बात करते हैं। अब हम अपना आगे लेक्चर बढ़ाते हुए बात करते हैं पीसी कल्चर के बारे में। ओके, यानी मत्स्य पालन, मछली पालन। देखिए मछली पालन, पीसी कल्चर को हम मत्स्य पालन यानी मछली पालन बोलते हैं। अब गाइस क्या होता है, मछली पालन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? तो मछली पालन गांव में हम तालाबों में करते हैं और टबों में कर सकते हैं, आदि कई उपकरण हैं मछली पालन के बारे में। गांव में मछली पालन कैसे करते हैं? देखिए, एक कोई गांव में मछली पालन कैसे करती है? कोई तालाब है 5 फीट का, इसकी गहराई कितनी रखनी चाहिए? 5 फीट गहराई रखनी। अब 5 फीट में 4 फीट पर इसमें पानी रखना चाहिए, 4 फीट में। और इसमें क्या होता है, यानी 4 फीट हमारा पानी है, 5 फीट इसकी गहराई है। तो इसकी जो सबसे निचली परत होती है, कुछ मछलियां इस पर रहती हैं और जो कुछ मछलियां मध्यम परत पर रहती हैं, कुछ इस ऊपरी परत पर मछलियां रहती हैं। ओके, कुछ ऊपरी परत पर मछलियां रहती हैं। अब इन मछलियों का जो भोजन होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन उठता होगा कि ये मछलियां जो हैं वो भोजन क्या करती हैं? तालाब में रहती हैं तो भोजन क्या करती हैं? तो गाइस इनका भोजन होता है अमोनिया। इनका भोजन होता है अमोनिया। मछलियों का भोजन क्या होता है? अमोनिया होता है। अब ये अमोनिया मिलती कैसी है? तो ये अमोनिया बतख से प्राप्त होती है। बतख से कैसे प्राप्त होती है? बतख की जो लैट्रिन होती है उससे प्राप्त होती है। ठीक है, बतख की लैट्रिन से ये अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्या? अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब इसके लिए हमें तालाब में बतख तैरानी होगी ताकि उनकी लैट्रिन इन मछलियों को प्राप्त हो सके। अब ये बतख क्या खाएंगी? तो बतख मछलियों को जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट्स होते हैं उनको खाएंगी। बतख क्या खाएंगी? मछलियों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं उनको बतख खाएंगी। ठीक है, इनको क्या?
बतख खाएंगी, ओके, और मछलियाँ किस अमोनिया गैस को खाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपको मैंने बताया मछलियों को मतलब मत्स्य पालन इस प्रकार होता है, ऐसे ही चलता रहता है। अब क्या होगा, जो मछलियां होती हैं वो बतख से डरकर भागेंगी, बतख से क्या करेंगी, डरकर भागेंगी, और इन डरकर भागने से क्या इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता। अब इनकी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, जब ये इधर उधर तैरेंगी तो इससे क्या होगा, इनकी एनर्जी लॉस होगी। अब जब इनकी एनर्जी मतलब इधर उधर भागेंगी तो इनकी एनर्जी लॉस होने से वजह से इनमें वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी, इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो आपको मैंने अभी रेशम पालन और नंबर दूसरा था मधुमक्खी पालन और मछली पालन, ये तीनों बताए। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी नए नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।